बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की होती है। फिर हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। यानी जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि धात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, उसी प्रकार से अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि बच्चों यहाँ पर बात हो रहा है अधात्विक ऑक्साइड का, तो सबसे पहले हम लोग अधात्विक ऑक्साइड के बारे में जान लेते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड। अब जैसे कि बच्चों हम लोग जानते हैं कि ऑक्साइड मतलब क्या हो गया, वो हो गया, और अधात्विक मतलब यहाँ पर कोई क्या आएगा, एक अधातु आएगा। क्या आएगा, एक अधातु आएगा। तो आप अधातु के रूप में यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको धातु और अधातु बताया था कि कौन कौन से हमारे धातु है, कौन कौन से हमारे अधातु है। तो यहाँ पर अधातु के रूप में आप जैसे कार्बन ले सकते हैं। कार्बन हमारे क्या है, एक अधातु है, तो यहाँ कार्बन सी ले सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से आप यहाँ पर सल्फर ले सकते हैं। सल्फर भी हमारे क्या है, एक अधातु है, यानी कि एस आप ले सकते हैं। बात समझ रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब जैसे अगर आपने कार्बन लिया और ये ऑक्साइड, ये कार्बन और ऑक्साइड मिलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो आप CO2 ले सकते हैं और आपको एक क्षारक लेके इन दोनों के बीच अभिक्रिया करा सकते हैं। उसी प्रकार से ये सल्फर और ये ऑक्साइड मिलकर क्या बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप सल्फर डाइऑक्साइड भी ले सकते हैं और कोई एक क्षारक लेकर इन दोनों के बीच आप अभिक्रिया करा सकते हैं। तो देखिए, हम लोग शुरू से एक पढ़ते आ रहे हैं, एक अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, देखिए आप, अगर हमने यहाँ पर, तो हमको आज डिस्कस क्या करना है कि अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक के बीच अभिक्रिया। तो चलिए इसी से स्टार्टिंग करते हैं। अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड और किनके बीच अभिक्रिया कराना है, क्षारक के बीच। जब इन दोनों के बीच अभिक्रिया कराएंगे, जिस प्रकार हम लोग धात्विक ऑक्साइड और अम्ल के बीच अभिक्रिया कराते थे तो लवण और जल का निर्माण होता था, ठीक उसी प्रकार अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर भी लवण और जल का ही निर्माण होगा। लवण और जल का ही निर्माण होगा। तो अधात्विक ऑक्साइड के रूप में जैसे अगर हमने ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 अगर हमने ले लिया, और क्षारक के रूप में अगर हमने यहाँ पर ले लिया CaOH2 यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना। बात समझ रहे हैं। तो अगर इस प्रकार का अभिक्रिया कराएंगे तो पहला बात यहाँ से जल मिलेगा यानी कि H2O मिलेगा, और लवण के रूप में यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, CaCO3 मिलेगा। क्या मिलेगा, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ले लिया SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, और इसकी अभिक्रिया अगर हम लोग NaOH से कराते हैं, ठीक है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं, तो पहला बात आपको यहाँ पर जल तो मिलेगा यानी H2O मिल जाएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, Na2SO3। ठीक है, अब आप इसको संतुलित कर दें। अगर आप यहाँ पर 2 दे देते हैं तो ये आपका संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या दे देना है, 2 दे देना है। यहाँ पर आप 2 दे दीजिएगा इस प्रकार से। ठीक है, चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अधात्विक ऑक्साइड के रूप में SO2 ही लिया, और अगर आपने क्षारक के रूप में अगर आपने KOH ले लिया, क्या ले लिया, KOH, तो यहाँ से देखिए पहला बार आपको जल तो मिलेगा यानी जल ले लिए आप। ठीक है, फिर आपको क्या मिलेगा, K2SO3। देखिए एक्चुअल में यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि जो O है, O जैसे यहाँ पर देखिए आप CO2 है, फिर SO2 है, यहाँ पर भी SO2 है, तो इस O में देखिए और एक O ऐड हो जा रहा है, यानी 2 है तो यहाँ पर हम लोग 3 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 है तो हम लोग 3 लिख रहे हैं, यहाँ पर भी 2 है तो हम लोग 3 लिख रहे हैं। यानी यहाँ पर एक O क्या हो जा रहा है, ऐड हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं। और ऐसे कुछ अंतर नहीं है। फिर जल आप बना दीजिएगा, इधर जल तो आपको बनाना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का हो रहा है, और आप इसको भी संतुलित कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर 2 दे देंगे तो ये भी संतुलित हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है यह कुछ इस प्रकार से है
क्या है क्वेश्चन कि अधात्विक ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अब अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं, तो देखिए जैसे मैंने आपको वहां पर बताया था कि जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं, किसके किसके बीच, अम्ल के बीच और क्षारक के बीच, तो किसका निर्माण होता है, लवण का और जल का। बात समझ रहे हैं। जब हम लोग अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी लवण, यहाँ पर भी लवण मिल गया, यहाँ पर भी जल, यहाँ पर भी जल मिल गया, यहाँ पर भी क्षारक, यहाँ पर भी क्षारक मिल गया। तो यहाँ पर क्या है, आपका अधात्विक ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या है, अम्ल है। यानी अधात्विक ऑक्साइड किसकी भांति यहाँ पर काम कर रहा है, तो अम्ल की भांति यहाँ पर काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं। ये जो अधात्विक ऑक्साइड है यह अम्ल की भांति काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं। जिस प्रकार वहां पर धात्विक ऑक्साइड क्षारक की भांति काम कर रहा था, उसी प्रकार यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड अम्ल की भांति काम कर रहा है। इसीलिए हम लोग अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि आप इसके डेफिनेशन को एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे। देखिए बच्चों, आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा, अधात्विक ऑक्साइड एवं क्षारक के बीच अभिक्रिया को लिखें। बात समझ रहे हैं। अधात्विक ऑक्साइड और क्षारक के बीच आपको अभिक्रिया को लिखना है और आपको उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है। अर्थात अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक से लवण प्लस जल। और अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, ये तीनों एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है। एग्जाम में अगर आप तीनों नहीं लिखते हैं तो आप एक एग्जाम्पल जरूर लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है, अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड क्यों कहते हैं। उत्तर देखिए, अधात्विक ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं जल देता है, जैसा कि अम्ल भी देता है। अतः अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अर्थात अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक से लवण प्लस जल। एग्जाम्पल जो मैंने आपको ऊपर बताया, SO2 प्लस 2KOH से K2SO3 प्लस H2O। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो अगला लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम लोग अरहेनियस के सिद्धांत के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।